हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले हम कर्म की निरुक्ति देखते हैं, जिसमें बताया गया है कि क्रियतेति कर्म, जो किया जाता है वह कर्म है। कर्म की परिभाषा देखते हैं तो एक श्लोक के द्वारा माध्यम से चरक ने बताया है कि संयोगे च विभागे च कारणं द्रव्याश्रितम् कर्तव्यश्च क्रिया कर्म कर्म नान्योपदेशे। इसका अर्थ होता है कि जो पदार्थ द्रव्य आश्रित संयोग विभाग को उत्पन्न करने में किसी भाव पदार्थ की उपेक्षा ना करता हुआ अनपेक्षित मतलब स्वतंत्र कारण हो, उसे कर्म कहते हैं। दूसरे शब्दों में बोला है कि प्रत्नादि कर्म चेष्टयति मुच्यते, जिसका अर्थ होता है कि प्रयत्न पूर्वक की गई चेष्टा कर्म कहते हैं। जो प्रयत्न पूर्वक जो चेष्टा की जाती है उसे कर्म कहते हैं। दूसरे शब्दों में बोला गया है कि एक द्रव्यम गुणम संयोग विभागे पेक्ष कारणम इति कर्म लक्षणम, जिसका अर्थ है कि कर्म गुण से रहित संयोग और विभाग उत्पन्न करने में अनपेक्ष जो कारण है वह कर्म है। दूसरे आचार्यों के अनुसार नागार्जुन ने बोला है कि क्रिया लक्षणम कर्म, जिसका अर्थ है जो क्रिया स्वरूप है वह कर्म है। अब हम कर्म के भेद देखते हैं, जिसमें भेद के अनुसार बताया सबसे पहले हमें अधिष्ठान भेद से कर्म का वर्गीकरण किया गया है। अधिष्ठान भेद से कर्म का वर्गीकरण में कर्म को 3 प्रकार से बताया गया है। सबसे पहले है स्थानिक कर्म, फिर सार्वदैहिक कर्म, विशिष्ट कर्म। स्थानिक कर्म मतलब लोकल एक्शन, जिसमें व्रण और व्रण शोधन कर्म किया जाता है। सार्वदैहिक जो है सिस्टमिक एक्शन होता है, जिसमें रासायनिक कर्म के बारे में बताया है। विशिष्ट कर्म जो स्पेसिफिक एक्शन है, उसमें प्रभावजन्य कर्म के आधार पर इसमें वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है अभ्यांतर भेद से द्रव कर्म का वर्गीकरण, जिसमें 2 प्रकार से कर्म को वर्गीकृत किया गया है, अंतः परिमार्जन और बहिर्परिमार्जन। अंतः परिमार्जन में द्रव्यों का अभ्यंतर प्रयोग करके रोगों का शमन करना अंतः परिमार्जन कहलाता है। वहीं बहिर्परिमार्जन होता है कि लेप सेक आदि के रूप से द्रव्यों का शरीर का पर बाह्य प्रयोग करके रोगों का निवारण करना, यह बहिर्परिमार्जन है। प्रधानता की दृष्टि से कर्म का वर्गीकरण, जिसमें प्रधान या मुख्य कर्म बताए हैं कि किसी चिकित्सा कर्म के द्वारा या द्रव्य के सेवन से शरीर के किसी विशेष संस्थान अंग प्रत्यंग पर जो विशिष्ट कर्म होता है उसे प्रधान कर्म कहते हैं। जैसे विकासी द्रव्य के सेवन से ओज का विश्लेषण। उसके बाद अप्रधान कर्म, जिसमें बोला गया है कि प्रधान कर्म हेतु किए गए द्रव्य सेवन से प्रतिक्रिया स्वरूप शरीर के किसी अन्य संस्थान या अंग प्रत्यंग पर होने वाली क्रिया को अप्रधान कर्म कहते हैं। मतलब हमने किसी द्रव्य का सेवन किया, उसका जो प्रधान कर्म है, यदि उसके विपरीत दूसरे कर्म हो रहे हैं तो उसे अप्रधान कर्म की श्रेणी में गिनते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से कर्म का वर्गीकरण। तो इसे निम्न 3 भागों में जो है कर्म को वर्गीकृत करके बताया है कि संशमन कर्म, संशोधन कर्म और नेक्स्ट है शस्त्र प्राणिधान कर्म। अब संशमन कर्म है कि औषध और आहार द्रव्यों की योजना एवं पथ्य आहार विहार का प्रयोग करके चिकित्सा की जाती है। इसमें इसे ही अंतः परिमार्जन भी कहते हैं। अब है संशोधन कर्म। इसके अंतर्गत अंतः और बहिर दोनों प्रकार के परिमार्जन आते हैं। संशोधन चिकित्सा में शरीर में प्रवृत्ति दोषों, मतलब जो दोष बढ़े हुए हैं उनके स्थान के समीप छिद्र जो होते हैं उसके द्वारा दोषों को बाहर निकालना संशोधन कर्म कहलाता है। नेक्स्ट है शस्त्र प्राणिधान। इसमें शरीर में शल्य कर्म एवं व्रण आदि की चिकित्सा की जाती है और शल्य कर्म के अंतर्गत 8 प्रकार के शस्त्र कर्म इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट है पंचकर्मा की दृष्टि से। अब पंचकर्मा की दृष्टि से कर्म को 5 प्रकार के, जैसे वमन विरेचन आदि कर्मों के हिसाब से उन्हें वर्गीकृत किया गया है। अब वैशेषिक दर्शन या फिर लौकिक दृष्टि से, तो इस दृष्टि से कर्म को उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन आदि जो है उन कर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है
द्रवगुण शास्त्र की दृष्टि से कर्म का वर्गीकरण। तो इसमें लिखा गया है कि द्रवगुण शास्त्र की दृष्टि से रोग निवारण हेतु किए गए प्रत्येक उपकर्म किसी भी द्रव्य द्वारा शरीर के दोष धातु एवं मल में या उनके संगठन में किया गया परिवर्तन ही कर्म है। अब इसके पश्चात प्राचीन आवर्चीन दृष्टि से कर्म की प्रक्रिया विवेचन के बारे में बताया है, जो कि इम्पोर्टेंट है, 10 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में, टर्म एग्जाम में, पीए में, सब में पूछ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो कर्म प्रक्रिया को बताया है कि लोक पुरुष सिद्धांत के अनुसार बोला गया है, जिसमें बोला गया है कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भावः विशेष स्थानतः पुरुषे यावंतः पुरुषे तावंतो लोकेति, जो कि इसका अर्थ है कि इस लोक में जितने भी मूर्तिमान स्वरूप वाले भावों के भेद हैं उतने उतने जीवित शरीर में भी हैं। इसी प्रकार जितने भाव विशेष पुरुष में हैं उतने ही भाव लोक एवं संसार में विद्यमान है। नेक्स्ट श्लोक के बारे में सुश्रुत के अनुसार बोला है कि सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, मतलब कि जीवन यापन हेतु उपयुक्त आहार द्रव्य और स्वस्थ प्राप्ति हेतु उपयुक्त औषध द्रव्य जो हैं सभी प्रकार के द्रव्य पंचभौतिक माना है। नेक्स्ट पॉइंट में बोला है तो दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, सभी जानते हैं ये सूत्र को, हम लोग फर्स्ट ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसमें बोला है कि शरीर के मूल त्रिस्तंभ जो हैं दोष धातु एवं मल सभी पंचभौतिक माने गए हैं। अगला लाइन बोली है कि विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते। इसमें बोला गया है कि यह इस पंचभौतिक दोष धातु मल से निर्मित शरीर में जिस महाभूत का क्षय या वृद्धि होती है उस क्षय और वृद्धि के कारण होने वाला धातु वैषम्य परिणाम स्वरूप शरीर में अनेक प्रकार के विकारों की उत्पत्ति करता है। अगला पॉइंट में बताया है कि रोगस्थु दोष वैषम्यम दोष साम्यम आरोग्यता, जिसमें बोला गया है कि दोषों में वैषम्य ही रोग की उत्पत्ति का कारण है। मतलब जो हमारे शरीर में तीनों दोष वात पित्त कफ पाए जाते हैं यह साम्य अवस्था में नहीं होते तो रोगों की उत्पत्ति का कारण बनते हैं और उनका प्राकृत अवस्था में रहना जो है आरोग्यता का कारण है। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम हार सेतु विशेषस्य प्रवृत्तिरु भयश्चतु। इसमें बोला गया है कि इस वैषम्यता को दूर करने के लिए जो हमारे दोष वैषम्य हो गए उनको दूर करने के लिए जिस भूत या फिर क्षय हुआ है, मतलब जो दोष का क्षय हुआ है उसी भूत को बाहुल्य वाले द्रव्यों का प्रयोग करके उस महाभूत को साम्यावस्था में लाकर स्वास्थ्य की स्थापना की जाती है। मतलब जैसे कि हमारे शरीर जो पंच महाभूत से मिलकर बना हुआ है, अब हमारे शरीर में किसी प्रकार के जैसे मान लो कफ है, अब कफ को हम जल की संज्ञा देते हैं, तो यदि हमारे शरीर में कफ दुष्टि हो गई है, कफ यदि हमारे शरीर में क्षय हो गया है तो हम जल मतलब स्निग्ध ऐसे आहारों का सेवन करेंगे जिसमें जल महाभूत की अधिकता हो, पृथ्वी महाभूत की अधिकता हो, तो उससे क्या होगा कि कफ की वृद्धि होगी। तो वही पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि जिस भूत का क्षय हुआ है उस भूत के बाहुल वाले द्रव्यों का प्रयोग करके उस महाभूत को साम्य अवस्था में लाएंगे। फिर अथवा जिस महाभूत की वृद्धि विपरीत गुण वाले वृद्धि हुई है विपरीत गुण वाले द्रव्य का प्रयोग करके हार्श करके धातु में साम्यता स्थापित की जाएगी। फिर उसके बाद अगला पॉइंट में बोला गया है सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मलह क्रिया प्रसन्नात्मने इंद्रिय मनः स्वस्थिति विधीयते, जो कि सुश्रुत ने दिया है, जिसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति के में दोष साम्यावस्था में हो, धातु सम हो, मलमूत्र की प्रवृत्ति अनवरित मतलब जिस जैसी होना चाहिए वैसी है प्रकार से हो, जिसकी आत्मा इंद्रिय और मन प्रसन्न हो, ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति माना गया है। अगला नेक्स्ट बोला है कि द्रव्य केवल गुण प्रभाव से ही कार्य करने वाले नहीं है, किंतु द्रव्य प्रभाव से गुण प्रभाव से और द्रव गुण प्रभाव से ही कार्य करने वाले हैं। मतलब जो द्रव है वो या तो द्रव के प्रभाव से कार्य करेगा या फिर द्रव के गुण के प्रभाव से कार्य करेगा या द्रव और गुण दोनों ही प्रभाव से कार्य करेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि द्रव प्रभाव का अर्थ क्या है, कि जब द्रव्य अपने गुणों को
प्रभाव करके कार्य करता है तब वह द्रव कृत कर्म कहलाता है। द्रव जब गुणों को पराभूत करके कार्य करता है तब वह द्रव्यजन्य प्रभाव कहलाता है। तथा दंती रेचन कर्म करती है, मणि धारण से व्याधि का नाश होता है। अगला गुण प्रभाव बोला है, जिसमें बताया है कि जब द्रव अपने भीतर स्थित गुणों के आधार पर कार्य करता है तो वह गुण प्रभाव कहलाता है। जैसे ज्वर में तिक्त रस का प्रयोग। अब द्रव गुण दोनों का प्रभाव क्या है कि जब द्रव दोनों से अर्थात द्रव खुद से और गुण उसके अंतर्निहित गुण से दोनों से प्रभाव में कार्य करे तो उसे द्रव गुणजन्य प्रभाव कर्म कहा जाएगा। जैसे कि कृष्णाजीन का प्रयोग यकृत रोग में करते हैं।